नमस्कार, मैं अंकित चौहान। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य यूपीएससी यथा यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो मेंस के एग्जाम हुए हैं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी मेंस हो या 64वीं बीपीएससी मेंस हो या 63वीं बीपीएससी मेंस हो, जिसमें चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न आए हैं कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक नया मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। या 64वीं में भी सेम था या 63वीं में चंपारण सत्याग्रह के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो हम जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से संबंधित एक पृष्ठभूमि है, उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह की जो पृष्ठभूमि है, यह पृष्ठभूमि नील से जुड़ी हुई है, इंडिगो जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। और नील का जो इतिहास हमारे देश से जो जुड़ाव रहा है वो लगभग 1750 ईस्वी के आसपास से उसके बाद के दशकों में इसको देखने को मिलता है। तो अंग्रेज के द्वारा जब वो व्यापारी के तौर पे हमारे भारत में आए, तो उस दौर में 1750 के आसपास के दशकों में आप देखेंगे कि बरार में, अवध में और बंगाल जैसे क्षेत्रों में नील की खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया। इससे चंपारण सत्याग्रह किस तरह जुड़ा हुआ है। चंपारण जो कि बिहार के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जिला है चंपारण। और चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह। तो इस चंपारण सत्याग्रह का इस नील से जुड़ाव है। इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके केंद्र में नील जुड़ा हुआ है, इंडिगो है। तो हमें समझना यह है कि 1750 के दशकों में अंग्रेज बंगाल, अवध, इन सब रीजन में नील की खेती का प्रचलन किया। तो नील होता क्या है, इंडिगो होता क्या है। तो इंडिगो वस्तुतः एक प्रकार का जो कपड़े होते हैं उसको मन मुताबिक रंग देने के लिए, कलर देने के लिए उसका प्रयोग करने वाला एक उत्पाद है, जो खेती के द्वारा प्राप्त किया जाता था। उस दौर में उसकी खेती होती थी और खेती के द्वारा उस उत्पाद को प्राप्त करके अंग्रेज क्या करते थे, उस नील को, उस इंडिगो को वह चाइना में, यूरोप में आदि देशों में उसका निर्यात करते थे और वहाँ से वो बेहतर मुनाफे कमाते थे। बड़ी जटिल प्रक्रिया होती थी खेती करके नील बनाना। तो ये नील की खेती इस तरीके से चलती थी और आप पाएंगे कि मतलब डाई में उसका इस्तेमाल होता था, जो कपड़े रंगने के लिए, उसको मन मुताबिक कलर देने के लिए, डाई करने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। तो इसमें अंग्रेजों ने जो बिहार का यह सत्याग्रह से जो जुड़ाव है, तो बिहार में अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रचलन की शुरुआत की। वस्तुतः तिनकठिया प्रचलन होता क्या था, तिनकठिया पद्धति होता क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। इस बॉक्स को, चूंकि बिहार में जो खेती की जो पद्धति है वो हम 1 बीघा का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, यानी कि खेत के एक टुकड़े को आप इस तरीके से अगर देखें तो इसे आप 1 बीघा समझ लें। इस पर्टिकुलर एरिया को आप 1 बीघा समझ लें। मतलब ये जो एरिया है ये एक क्या है, बीघा है ये एरिया। और 1 बीघा में, जो हम लोग बिहार में बीघा बोलते हैं, 1 बीघा में 20 कट्ठे होते थे। यानी कि एक जो यह खेत का जो टुकड़ा है, इसको 20 पार्ट में अगर आप बांटिएगा इस तरीके से क्रमशः 1, 2 और 3, तो इस 20 टुकड़े का इक्वल प्रोपोर्शन में जो 3 टुकड़ा होता था, जिसको 3 कट्ठा कहते थे, उसी 3 कट्ठा से 3 कठिया पद्धति, उसी 3 कट्ठा से 3 कटिया पद्धति का कॉन्सेप्ट आया है। यानी कि अंग्रेजों ने ऐसी प्रथा की शुरुआत की, जो आपका 1 बीघा है उसका 3 कट्ठा, यानी कि 3/20%, ठीक है। मतलब कितना हुआ, 15% का जो एरिया है, उस 15% के एरिया में आप नील की खेती कीजिए। बाकी जो ये लेफ्ट एरिया है, इसमें आप अन्य खाद्य उत्पाद की खेती कीजिए, अन्य जो भी
जो यथा उस समय चना होते थे, उस समय मक्का होते थे या चावल होते थे, जो भी उत्पाद है। तो यही कॉन्सेप्ट तिनकठिया पद्धति से इसकी शुरुआत हुई। आगे चल के इस तरह का प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर अब यह जो पूरी प्रथा है या यह जो पूरी प्रक्रियाएं थी जो उस समय चल रही थी, अंग्रेज के जो नील बागान के जो मालिक होते थे और उस समय के जो पीजेंट वर्ग, जो किसान वर्ग होते थे, उनके बीच आगे चल के यही चीज़ कहीं ना कहीं आगे चल के इनमें छिपे ऐसे कुछ हिडन तथ्य थे, ऐसे हिडन कुछ पक्ष थे जो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि चंपारण सत्याग्रह का कारण बने। उस पक्ष को जानिए, इस सारी चीज़ों में ऐसा क्या इसमें था। एक मेजर जो चीज़ था वो खेतों का बंजर होना, इसको समझते हैं। अब ये 3 कट्ठा में जो खेती होगी तो खेत बंजर का क्या मतलब है, तो इसको ऐसे समझना है कि नील एक ऐसा खेती था, इसके ये प्राकृतिक रूप से जब किया जाता था तो जिस एरिया में यह किया जाता था यहाँ की फर्टिलिटी गिर जाती थी। अब इसकी पूरी प्रोसेस जब फसल तैयार होती थी तो यह एरिया जो होता था उसकी फर्टिलिटी गिर जाती थी, उससे संबंधित ओब्वियसली जो न्यूट्रिएंट्स जो आवश्यक है वो घट जाते होंगे, जिससे इस एरिया में अन्य जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो भी नहीं हो सकते थे और आगे चल के नील की भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी गिर जाती थी। इससे किसान वर्ग बड़ा चिंतित रहते थे। अब ये एरिया तो आपका बेकार हो गया। अब है कि आप ये बड़े स्मार्ट होते थे, बड़े शातिर होते थे। ये क्या करते थे, जो नील मालिक होते थे वो पहले ही कर्ज दे देते थे, बहुत स्पीडी कर्ज वो देते थे, जिससे वो कहीं ना कहीं कर्ज के दलदल में वो फंस जाते थे, किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे। अब जब वो कर्ज के जाल में फंसेंगे तो भैया उन दो जो पैसा लिए हैं उनको नील के तौर पे उनको वापस तो करना पड़ेगा, नील उत्पाद तैयार करके, फसल वो तैयार करके, जिससे वो संतुलन बना रहे। तो जब ये फर्टिलिटी जब गिरते थे तो निश्चित तौर पे किसानों को इससे भी फेस करना पड़ता था, जिससे उनको नील की जो निश्चित तौर पे जो एक टारगेट रहा होगा वो उसे अचीव करने में दिक्कत होती होगी। तो एक कारण ये हुआ। दूसरा, किसान क्या होते थे, पूरी तरीके से कर्ज के जाल में इस तरीके से फंस जाते थे। और जो मेन जो कारण था, एक बड़ा कारण, वो ये था कि जर्मनी के द्वारा जो खोजे गए आर्टिफिशियल डाई, यानी कि जो रासायनिक डाई, जो ये लोग जो इस एरिया में आपको चाइना, यूरोप आदि देशों में जब ये निर्यात करते थे, उसी दौर में हम पाते हैं कि जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई, जो मतलब केमिकल कंपोनेंट का अपना प्रोपोर्शनल में उन्होंने अपना तरीके से जब इसको प्रोसेस करके तैयार किया, तो जब आर्टिफिशियल डाई तैयार हो गया और यहाँ पे नेचुरल डाई तैयार होता था, नेचुरल तरीके से नील के उत्पाद के माध्यम से डाई तैयार होता था, तो इसके साथ अंग्रेजों का कंपटीशन शुरू हो गया। चूँकि जो जर्मनी के द्वारा जो डाई मार्केट में लाए गए वो निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से कम लागत उसमें लगती थी। जब वो सस्ते मिलेंगे तो इनको, अंग्रेज को कंपटीशन में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रिम डाउन करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, जिससे जर्मनी के साथ वो प्रतिस्पर्धा में बने रहे या उनको वो डिफीट कर पाए। अब वो खर्च घटाने के लिए वो क्या किए कि जो किसान वर्ग जो थे, वो किसान वर्ग की सुविधाएं जो थी उसको घटाई गई। इसके साथ साथ वो ऐसे ऐसे नए, जैसे सिंचाई के लिए उन्होंने अलग से कर लेना शुरू कर दिया, कुछ इस तरह के उन्होंने प्रावधान किए जिससे किसानों के ऊपर प्रेशर बढ़े और इनकी जो आर्थिक लागत है वो घटे। ये भी एक बड़ा कारण रहा है। इसके साथ साथ हम पाते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अन्य जो खाद्य उत्पाद थे, चूँकि वो यहाँ पे नील नहीं करते थे 15% एरिया में, तो उससे क्या होती थी, उनकी जो अन्य खाद्य उत्पाद की प्रोडक्टिविटी थी वो भी गिर रही थी। अब अगर नील नहीं होता है तो ठीक है, नील की जगह अगर मक्का होगा, अगर गेहूं होगा, तो एटलीस्ट किसान उस मक्के को, उस गेहूं को खाद्य के तौर पे इस्तेमाल तो कर पाएगा, जिससे वो जीवित तो रह पाएगा। तो नील की खेती ने क्या किया कि इनकी जो दुर्दशा जो थी, इनकी जो दशा थी वो दुर्दशा, यानी कि और इकोनॉमिकल कंडीशन इनकी और ख़राब हो गई। इसके साथ साथ स्थानीय अधिकारियों के द्वारा असहयोग, इसे हमें ऐसे समझना है
जो ये अंग्रेज होते थे, ये अंग्रेज जो व्यापारी वर्ग होते थे और उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे वो भी अंग्रेज थे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब ये किसान अपनी समस्याओं को लेके अपने रीजनल ऑफिसर्स के पास जाते थे तो उनका पक्ष जो था वो नहीं रखा जाता था। वो जो अधिकारी वर्ग होते थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज व्यापारियों का ही पक्ष लेते थे, जिससे इनकी समस्या यथावत और खराब होती रही, सुधार नहीं हुई। इसके साथ साथ हम पाते हैं कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी लाया। जब आगे चल के कॉम्पिटिशन हुआ और किसानों ने खेती करने से मना कर दिया कि हम खेती नहीं करेंगे, तो इन्होंने एक ट्रैपिंग सिस्टम लाया। वो ट्रैपिंग सिस्टम क्या था, हमें ये समझना है कि अगर आप खेती नहीं करते हैं तो ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो आपका 3 कट्ठा वाला एरिया है जहाँ पे आप खेती नहीं करेंगे और इसके जगह पे आप चना मक्का जो भी करेंगे, तो इस पूरे एरिया पे अब जो आपका जो लगान की जो रेशियो है, जो क्वांटिटी है, उसको इन्होंने बढ़ा दिया। तो वो भी खराब। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था ने किसानों के अंदर एक असंतोष का भावना का जन्म दिया और इसी भावना को उसी चंपारण की धरती पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो खुद भी जमींदार थे और किसानों की समस्या से भावनात्मक तौर पे और व्यवहारिक तौर पे बहुत ही अवगत और आहत थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और इसी समस्या ने गांधी जी को राष्ट्रीय पटल पे महात्मा गांधी जी के तौर पे स्थापित किया और देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको एक नई दिशा मिली। यहाँ पे समझना ये है कि गांधी जी फर्स्ट व्यक्ति नहीं थे जिसके पास राजकुमार शुक्ल जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे और वो बताए थे। इससे पहले वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास भी गए थे, बाल गंगाधर तिलक जी के पास भी गए थे इसी समस्या को लेके, चंपारण की समस्या को लेके। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का हवाला दिया और इसे एक छोटा समस्या माना या अपनी व्यस्तता की वजह से वो यहाँ पे समय नहीं दे पाए। लेकिन गांधी जी जो चंपारण को नहीं जानते थे, यहाँ के लोग राजकुमार शुक्ल जी को छोड़ दिया जाए तो और किसी को नहीं जानते थे। इस एरिया में इससे पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन जब वहाँ पे आए वो, तो उन्होंने चंपारण पे उनके राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिए गए निमंत्रण को उन्होंने शीघ्र ही स्वीकार किया और इसके लिए आगे की प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो यहाँ पे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके कारण को जानेंगे। आगे चल के गांधी जी के द्वारा जो चंपारण मूवमेंट था उसको समझेंगे और उसके बाद किस तरह के इसके परिणाम निकल के आए उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि गांधी जी को जब राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ अधिवेशन में जब चंपारण की समस्या से अवगत कराया तो उनका उसके बाद वो किस तरह के कार्य किए और जो कि उनके इस योगदान को आज भी देश याद करता है। तो हम पाते हैं कि सर्वप्रथम 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो उस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लेने के लिए आए थे। तो राजकुमार शुक्ल जी जो चंपारण के नेता थे, वो राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से बात करके चंपारण की जो सारी समस्या थी उससे उनको अवगत कराया। इसके बाद गांधी जी क्रमशः आने के लिए तैयार होते हैं और चूँकि ये एक बहुत बड़ा निर्णय था कि उस दौर में जो भी नेता, बड़े नेता थे, वो चंपारण की समस्या को उतना गंभीरता से नहीं लिए थे। लेकिन गांधी जी उस समय के राष्ट्रीय पटल पे एक बड़े नेता के हैसियत रखने वाले गांधी जी, जो दक्षिण अफ्रीका में रह के पूरे देश हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की अवामों को अपने उस साहसिक कार्य से अवगत पहले ही करा चुके थे, वो गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार होते हैं और वहाँ से सर्वप्रथम वो 10 अप्रैल को पटना पहुँचते हैं। कलकत्ता से वो पटना आते हैं और पटना आने के बाद 12 अप्रैल को गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए, चंपारण आंदोलन के लिए वो मुजफ्फरपुर की धरती पे आते हैं। मुजफ्फरपुर जब वहाँ से वो पहुँचते हैं, पूरी एक हुजूम, चूँकि मुजफ्फरपुर से जो चंपारण की जो धरती है वो दोनों जिला जो है वो एक तरीके से नेबर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से मुजफ्फरपुर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे वो धरती है, वो 60 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे उनका शुरुआती पड़ाव था। जब गांधी जी यहाँ पे पहुँचते हैं तो राजकुमार शुक्ल जी जो हैं वो गांधी जी को मुजफ्फरपुर छोड़ वो चंपारण चले जाते हैं, क्योंकि जब गांधी जी का आगमन हो तो उसकी तैयारी भरपूर हो
उसकी व्यवस्थावाद देखने के लिए, पूरी एक प्रबंधन देखने के लिए राजकुमार शुक्ल जी चंपारण चले जाते हैं और यहीं पे उस समय के युवा नेता यथा आप राजेंद्र प्रसाद जी, JB कृपलानी जी, अनुग्रह नारायण जी, ऐसे लोगों से भी गांधी जी की मुलाकात होती है जो चंपारण में एक पिलर की तरह, एक लाठी की तरह गांधी जी का सहयोग करते हैं। तो गांधी जी का जब आगमन होता है तो उनकी एक पूरी एक तरीके से टीम रहती है। तो सबसे पहले गांधी जी ने सेल्फ अवेयरनेस दिखाते हुए वहाँ पे अपनी स्वयं एक क्रॉस चेक करने के लिए, या यूं कहें तो चीज़ों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक कैंपेन शुरू की और उन्होंने लोगों को अपनी आवाज़ देने के लिए कहा। आवाज़ देने का तात्पर्य है अपनी बात रखने के लिए, बोलने के लिए कहा। और उन्होंने सारी चीज़ों का एक फाइलिंग तैयार किया और लगभग 4000 फाइलों को तैयार किया गया। 4000 फाइलों को तैयार किया गया। सभी किसानों का उसमें अंगूठे लिए गए और उनकी जो समस्या थी, जो वास्तविक समस्या थी, उसका एक डेटाबेस, एक रिकॉर्ड तैयार किया गया। जब इस तरह के कार्य गांधी जी के द्वारा किए जा रहे थे तब अंग्रेजी हुकूमत को यह बात पता चली, जो उसे ओबियसली उन्हें पसंद नहीं आया और गांधी जी को वह फौरन चंपारण छोड़कर जाने के लिए कहा। यहीं पे ये समझना है कि उस दौर के अन्य बड़े नेताओं और गांधी जी में क्या अंतर थी। अगर उस समय बाल गंगाधर तिलक होते तो शायद क्या करते, और गांधी जी ने क्या किया। वस्तुतः उस समय के जो नेता थे, जब इस तरह की परिस्थितियां होती थी तो वो एक विरोध करते हुए वो उस जगह को छोड़ देते थे और उनका यही तरीका मोर और लेस हुआ करता था। गांधी जी ने वहाँ पे एक भिन्न एटीट्यूड दिखाया। गांधी जी ने उस जगह को छोड़कर जाने से मना कर दिया और अपनी गिरफ्तारी जो थी उन्होंने दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था गांधी जी के लिए और एक बहुत बड़ा सीख था देश के लिए, जिसने आगे की रूपरेखा तय की। और आप देखेंगे कि जब गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया तो 18 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको आगे कोर्ट में, चंपारण कोर्ट में उनको पेश किया गया। जब चंपारण कोर्ट में पेश किया गया तो पूरी एक हुजूम वहाँ पे जमा थी और लगभग 2000 से ऊपर किसान वहाँ पे ऑलरेडी जमा हो चुके थे और यह बात आग की तरह उस पूरे एरिया में फैल चुका था और सारे लोगों ने गांधी जी का साथ देने के लिए वहाँ पे जमा हो गए। जब वहाँ एक बहुत ही यूनिक है, यूँ कहे तो पहले ऐसी कभी वो घटना ना हुई थी, अद्भुत घटना हुई। जब वहाँ के जज ने इनसे पूछा कि क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने इसमें अपनी बात रखने से इनकार कर दिया और अपना दोष को स्वीकार किया और आगे उनसे सजा की मांग की। तो ये एक अलग तरह का प्रैक्टिसेस गांधी जी के द्वारा, जो मतलब उनकी जो यह सत्याग्रह का जो अप्रोच था, गांधी जी की आंदोलन की जो एक नई पद्धति थी, वो यहाँ पे देखने को मिला और अंततः उनको वहाँ से मुक्त किया गया, उनको बरी किया गया और कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया। देखिएगा, पहले जो आंदोलन होते थे, चाहे क्रांतिकारी आतंकवाद का भी वो दौर था, गांधी जी आंदोलन की एकदम नई पद्धति उनकी थी, जिस पे हम आगे बात करेंगे। उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी की गई और फिर माफ़ कीजिएगा, उसके बाद उनको बरी किया गया और पुनः उनको फिर आगे चल के हम पाएंगे कि जब इस पे एक्शन लिया गया तो किस तरह के परिणाम निकल के आए। सर्वप्रथम अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम पाएंगे कि इसके लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी, इंडिगो कमीशन भी आप कह सकते हैं, उसी से संबंधित थी। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी, गांधी जी स्वयं इसके सदस्य भी थे, इस कमेटी के स्वयं गांधी जी सदस्य भी थे और फिर सारी बातों को वहाँ पे रखा गया और जो भी उनकी समस्याएं थी उसका पूर्णतः निराकरण किया गया। उनको टैक्स में भी 25% जो उनके कर थे उनको भी वापस किया गया, तिनकठिया पद्धति से उनको छूट दिया गया, वो सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। लेकिन जो सबसे मेजर कारण रहा कि इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम किस तरह से पड़ा देश की राजनीति पे, सबसे बड़ा कारण जो है कि यह जो दौर था, इसके बाद की दौर को ही हम गांधी युग कहते हैं।
मतलब गांधी युग की शुरुआत सही मायनों में भारत की धरती पे अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह से हुई है गांधी युग की शुरुआत। और गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो राष्ट्रीय पटल पे एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे उनकी जो यह सार्वजनिक एक्टिविटी जो उन्होंने किया था, जो इस तरह के कार्य, एक राष्ट्रीय पटल पे उनको स्थापित कर दिया गया। और तब ये मतलब सही मायनों में जो राष्ट्रपिता वाली जो एक छवि की जो एक नींव है, वो नींव यहीं से पड़ी, यही चंपारण सत्याग्रह है। और आंदोलन की एक नई पद्धति, पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि गांधी जी की आंदोलन की पद्धति और अन्य पद्धति में क्या अंतर था। तो दरअसल जो अन्य नेता होते थे वो विरोध करते थे, क्रांतिकारी नेता जो होते थे वो हिंसक तरीके से विरोध करते थे, विद्रोह भी करते थे। लेकिन जो गांधी जी की जो यह आंदोलन की जो उनकी जो पद्धति थी, वो अपनी बात भी रखते थे लेकिन विनम्र तरीके से रखते थे। 1930 का जो नमक आंदोलन से अगर आप इसका देखें, एग्जाम्पल्स देखें, तो वो जब नमक सत्याग्रही जब जाते रहते थे, जब वो नारे लगाते हुए बढ़ते रहते थे, तो अंग्रेज उन पे लाठी चलाता था। और फिर एक कांग्रेस का जो कार्यकर्ता का एक दल होता था जो स्ट्रेचर लेके तैयार रखता था, जो उनके कार्यकर्ता वहाँ पे जख्मी हो जाते थे उनको फिर से स्ट्रेचर पर लिटाया जाता था और वापस उनको अस्पताल ले जाया जाता था, और फिर से एक दूसरा दल आंदोलन के लिए आ जाता था और नारे लगाने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया, जहाँ पे विरोध करने की एक ऐसी पद्धति थी जिसमें अंग्रेजों के द्वारा उसको दबाने का जो तर्क है वो कहाँ पे छिन्न हो जाए, धूमिल हो जाए। किस आधार पे आप उनको दबाएंगे? ना ही वो हिंसक है, अगर वो हिंसक रहेगा तब आप उनको दबाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नए तरह की पद्धति शुरुआत की। आगे हम पाएंगे कि इस दौर में कई भावी नेताओं का जन्म हुआ। भावी नेताओं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र बाबू जी के, राजेंद्र प्रसाद जी की, अनुग्रह नारायण जी का, जेबी कृपलानी जी का। जेबी कृपलानी जी हम जानते हैं कि आगे चल के वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राजेंद्र बाबू देश के राष्ट्रपति बने। तो यह वो धरती थी 1917 की यह घटना और 47 में देश की आज़ादी। मतलब इन लोगों ने अगले 30 वर्षों तक देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो ऐसे जुझारू और कर्मठ नेताओं का जो जन्म है, कई ऐसे नेताओं का जन्म की जो नींव पड़ी वो इसी आंदोलन, इसी सत्याग्रह के माध्यम से पड़ी। इसके साथ साथ आप पाएंगे कि नरमपंथी और गरमपंथियों के खाई का खात्मा। चूंकि गांधी जी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि कहीं ना कहीं वो दोनों नेताओं के साथ सामंजस्य बिठा के चलते थे, और उनके इसी प्रयास से आप पाएंगे कि उस दौर के जो नरमपंथी नेता होते थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने अपना गुरु ही इन्होंने माना था, वैसे लोगों से भी संबंध थे, अच्छे थे। गरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ भी गांधी जी के संबंध अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक सेतु का काम किया, जो आगे के दौर में नरमपंथी और गरमपंथी का जो एक खाई है या जो ये गैप है वो बहुत न्यून हो जाता है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस सत्याग्रह का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके साथ साथ आप पाएंगे कि लोगों का कल्याणकारी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव हुआ। कल्याणकारी को यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट से जोड़ के समझ सकते हैं। देखिए, गांधी जी ने वेलफेयर कार्यक्रम को बहुत ही बढ़ चढ़कर निभाया है और बढ़ावा दिया है, जिसमें एक कल्याणकारी, एक सैनिटेशन, स्वच्छता से संबंधित उनके जो विचार थे वो बहुत महत्वपूर्ण रहे। और गांधी जी स्वच्छता को लेके कितने एक्टिव रहते थे, इसके दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक तो सत्य के साथ प्रयोग, जो उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने एक कांग्रेस के अधिवेशन का जिक्र किया है। उस अधिवेशन में जहाँ पे लोग जुटे हुए थे, जहाँ पे यह कार्यक्रम चल रहा था, उस टेंट का एक बाहर का एरिया था। ओबियसली वहाँ पे इस तरह का ODF मतलब शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी उस दौर में। तो लोग क्या किए थे कि उस अधिवेशन के पास वाली ही जगह पे उन्होंने ODF से, ओपन डिफिकेशन के कारण, वो पूरी एरिया जो थी वो निश्चित तौर पे दूषित हो चुकी थी। और गांधी जी ने लिखा है अपनी किताब में कि वो स्वयं झाड़ू उठाते हैं और मानव मल को स्वयं साफ करते हैं। ये थी उनकी सफाई और स्वच्छता के प्रति सोच। और जब चंपारण भी जब वो आए थे तो वहाँ पे उस एरिया में उन्होंने सैनिटेशन की समस्या संबंधित समस्या को देखा। तो आगे चल के आंदोलन के साथ साथ एक वाकया आता है, जब उनसे किसी ने पूछा था कि अगर आप एक दिन के लिए
गवर्नर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नर हाउस के बाहर जो वो मलिन बस्ती है मैं उसको साफ करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं उनकी स्वच्छता के प्रति जो सोच थी वो दिखाती है। उसकी भी कहीं ना कहीं इनिशियल शुरुआत जो है, जो कल्याणकारी कार्य यथा वो शिक्षा से संबंधित भी आप कह सकते हैं, शिक्षा से संबंधित अन्य कार्य की भी शुरुआत यहीं से देखने को मिलता है। और एक जो मेजर इम्पैक्ट जो पड़ा वो ये था कि चंपारण के बाद आप पाएंगे कि खेरा जैसे सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल जैसे आंदोलन, जो बहुत छोटे छोटे समस्या था, इन समस्याओं को भी एक राष्ट्रीय पहचान मिली। और कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे समस्याओं को भी, मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया गया, जिससे अत्यधिक अन्य अन्य हिस्सों से लोगों का जो इस पे हो ध्यान आकर्षण हो। आगे चल के फिर कई आप पाएंगे कि उन्होंने मुस्लिम से संबंधित मुद्दे जो थे उस मुद्दे को भी उठाया। और यहाँ पे मतलब हम पाते हैं कि छोटे स्थानीय मुद्दे में अहमदाबाद, खेरा जैसे मुद्दे को भी उठाया। तो इस तरीके से जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसका जो इम्पैक्ट रहा, जो प्रभाव रहा, जो उसका वो दीर्घकालीन रहा, और उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दिया, जिसकी अंतिम परिणति हम कह सकते हैं कि 1947 में देश की आज़ादी के तौर पे हुई। धन्यवाद।